हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फीनिक्स। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल डिटेल्स में जाएंगे। कुछ देर के लिए आप ये क्वेश्चंस को इग्नोर कीजिए। मैं आपको इसके डिटेल्स में जाने के बाद बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन है आईआईटी जैम के, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग जानेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो आपको ये जीरो ऑर्डर से आपको पता चल रहा होगा, मतलब इसका ऑर्डर जीरो होता होगा। मतलब ऑर्डर जीरो होता है, मतलब हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं इसका रेट। ओके, ऑर्डर जीरो होता है मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है या फिर प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप उस तरह से रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर या फिर प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किस तरह से हम लोग को पता चलता है। तो इसका मैंने आपको पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो खीर बनाते हैं हम लोग, तो रेट ऑफ खीर कैसे पता लगाते हैं। जितना जल्दी मिल्क जो कि रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कम होता जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग रेट ऑफ खीर पता लगाते हैं। या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जीरो ऑर्डर का, जो कि हम लोग के ह्यूमन बॉडी में होता है। ओके, अगर हम लोग जब कुछ इथेनॉल कंज्यूम करते हैं हम लोग के बॉडी में, तो हम लोग के बॉडी में ना ऑक्सीडेशन होता है, राइट, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल होता है हम लोग के बॉडी में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है? वो हम लोग के बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि उसको किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए था? कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल जो कि रिएक्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए था, राइट। जितना ज़्यादा हम लोग इथेनॉल लेंगे मतलब उतना ज़्यादा रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल हम लोग के बॉडी में होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं होता है क्योंकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है हम लोग के बॉडी में। वो नॉर्मली डिपेंड करता है हम लोग का वेट ऑफ बॉडी कितना है, वो कुछ लीवर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स अलग अलग कुछ फैक्टर्स रहता है। तो वो एक एग्जांपल होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो मैं अभी आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर या फिर आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी बोल सकते हो। ओके, रेट लॉ भी बोल सकते हो इसको। तो हम लोगों ने जब सिर्फ रेट लॉ के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, कुछ इस तरह से देखा था। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर या फिर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के ऊपर। ओके, तो ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसमें क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ये जो इक्वेशन होता है ये नॉर्मली टाइम मतलब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में होता है कि जब टाइम मतलब कंसंट्रेशन किस हिसाब से टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जब टाइम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन का क्या होता है, राइट। तो ये दोनों फैक्टर्स के बारे में वो नॉर्मली ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग को बताता है। फाइन, तो कुछ इस तरह से हम लोग को बताता है नॉर्मली। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पहले वीडियो में जो बताया था खीर बनाने का, तो मिल्क से हम लोग का बनता है खीर, राइट। मिल्क से खीर बनता है। तो पहले तो आपने बिल्कुल पूरा दूध लेके गैस पे चढ़ाया होगा, तो तब मिल्क 100% होगा, बिल्कुल 100%। तब तो कुछ खीर वीर नहीं बना होगा। बाद में जब तो खीर का कंसंट्रेशन जीरो होगा। ओके, बाद में जब आपने गैस वगैरह ऑन किया, उसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आया दूध में, मतलब मान लीजिए कि 20% ऑफ मिल्क रिड्यूस हो गया, राइट। 20% ऑफ मिल्क रिड्यूस हो गया, मतलब 80% ऑफ मिल्क बचा। 80% मिल्क बचा, 20% रिड्यूस होके किस में वो चेंज हो गया? प्रोडक्ट में, मतलब खीर में चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे आ गया आपका 20%। तो ऐसा पूछ लेगा कि 20% जो मिल्क चेंज हुआ खीर में, कितना टाइम लगा? ओके, तो इस तरह से भी मतलब आपको इक्वेशन बताता है, राइट। कि या फिर आपको टाइम बता दिया कि इतने टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, राइट। रिएक्टेंट से कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हुआ।
उस हिसाब से भी आपको बताता है इक्वेशन। ओके, तो ये कुछ हो गया, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि कंसंट्रेशन और टाइम एक दूसरे के साथ कैसे वेरी करते हैं, या फिर किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, राइट। तो फिर अभी हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन। सॉरी वाला, हाँ। तो जैसे कि यहाँ पे इस तरह से कुछ होता है, ठीक। तो नॉर्मली रेट ऑफ इक्वेशन कुछ हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे k है तो हम लोग यहाँ पे k लिख सकते हैं dA/dt। तो ये वाला हो गया हम लोग का, ठीक। तो नॉर्मली अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से हम लोग का प्रोडक्ट है, ये वाला मान लीजिए कोएफिशिएंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1/n मान के चलते हैं। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से फिर से लिख देती हूँ, r इक्वल्स टू ये वाला आपको मैंने कोएफिशिएंट जैसे हम लोग लिखा था उस तरह से मैंने लिख दिया है। ओके, ठीक, ये वाला इक्वल्स टू k। तो मैं r को कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ, dA इक्वल्स टू nk dt, ठीक है। मैं कुछ, क्योंकि हम लोग को पता है r इज इक्वल्स टू k जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए r इक्वल्स टू k मैंने लिखा है। और r को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, राइट। मैंने ये वाला फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता होगा, राइट। इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये n और dt को यहाँ ले लिया, ठीक है। अभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, मैं इस तरह से इंटीग्रेशन कर रही हूँ, ठीक। dA और यहाँ पे मैं a0 at, a0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम इक्वल्स टू 0, जब इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम 0 होगा, और ये वाला होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। ओके, ये वाला टाइम t पे कंसंट्रेशन है, ये वाला n k, ये वाला मैंने बाहर लिख दिया, ये 0 से t इंटीग्रेट हो गया dt, करेक्ट। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं पता तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप इंटीग्रेशन कैसे होता है वो वाला आप पता लगाइए। मैं आपको अभी इंटीग्रेशन नहीं बता सकती किस तरह से होता है। ये वाला कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका NKT, ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ लिख सकते हैं इसको। भी मैं मिटा दे रही हूँ ऊपर ताकि हम लोग को पता लगा सके हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया हम लोग का। ये जो माइनस है मैं ये ब्रैकेट जब खोल दूंगी तब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, A0 प्लस हो जाएगा माइनस AT हो जाएगा इक्वल्स टू NKT। कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ये वाला जो इक्वेशन है आप इसको याद भी रख सकते हैं या फिर आप इस तरह से डिराइव भी कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐसे डिराइव करती हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है मैं अगर इस तरह से याद रखती हूँ तो, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस AT। आप अगर
एक भी इक्वेशन याद रख ले या फिर एक भी डिराइव कर दे तो आप आसानी से कुछ भी, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम ज़ीरो या फिर कंसंट्रेशन एट टाइम टी आराम से निकाल सकते हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसके बाद नॉर्मली मान लीजिए ये ए से बी चेंज हो रहा है, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन है ए, और क्योंकि ओके एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो टाइम में है, ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन ए है क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, क्योंकि टाइम जीरो पे है तो इसलिए ये कंसंट्रेशन जीरो है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए से एक्स रिड्यूस हुआ, ओके, इसका पहले कंसंट्रेशन ए था और ये एक्स रिड्यूस हुआ, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जो एक्स रिड्यूस हुआ तो वो बी में चेंज हो गया ना, प्रोडक्ट में चेंज हो गया ना, तो इसका कंसंट्रेशन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कुछ तो ये वाला हो जाएगा एट टाइम टी जीरो ना, ऊपर लिख देती हूँ, ये वाला हो जाएगा एट टाइम टी इक्वल्स टू वन, सॉरी एट टाइम टी नॉट वन, सॉरी एट टाइम टी पे ये वाला उसका कंसंट्रेशन है, ये वाला टाइम टी इक्वल्स टू जीरो में। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं, मैं ऊपर वाला से लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये ए नॉट क्या हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए माइनस ए टी, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू एन के टी। ठीक है, अगर मैं खोलती हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, x इक्वल्स टू एन के टी, x क्या हो जाएगा, ड्रॉप इन कंसंट्रेशन, ड्रॉप इन कंसंट्रेशन। अगर आप x जो कि ड्रॉप इन कंसंट्रेशन है और t का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत ध्यान रखिए, ये जो ग्राफ्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस में ग्राफ पूछे जाते हैं और वहाँ पे हम लोग गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ग्राफ्स को इग्नोर कर देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ। ओके, अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये वाला था थोड़ा, मतलब कुछ कंसंट्रेशन के बारे में। अभी हम लोग हाफ टाइम के बारे में जानेंगे, किस तरह से हाफ टाइम को हम लोग देखते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के बारे में, नॉट हाफ टाइम, सॉरी, हाफ लाइफ। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, ओके, हाफ लाइफ। ओके, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बिल्कुल 100% रिएक्शन होता है, मतलब बिल्कुल पूरा जब तक उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब तक जीरो तक नहीं आ जाता तब तक मतलब रिएक्शन प्रोसीड होता है, पूरा 100% रिएक्शन होता है जीरो ऑर्डर में। ठीक है, ये वाला ध्यान रखिए कि जीरो ऑर्डर में बिल्कुल कंप्लीट रिएक्शन होता है। ठीक है, जब तक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो तक नहीं आ जाता तब तक मतलब रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक, हाफ लाइफ मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। मान लीजिए 100% आपका रिएक्टेंट है तो हाफ लाइफ मतलब इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, मतलब 50% आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब रिएक्शन हाफ हो जाएगा। जब हाफ रिएक्शन होगा तो उसका टाइम कितना होगा, उस तरह से। ठीक, तो जैसे पहले ये वाला ऐसा था कुछ, है ना, कुछ इस तरह से मैंने लिखा था उसका इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए नॉट जो है, क्योंकि वो सॉरी कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट बाई टी हो जाएगा, बाय टी। ठीक है,
ए नॉट बाई टी हो जाएगा। ठीक, तो फिर मैं इसको जब ये ऊपर वाले रिएक्शन में पुट करूँगी तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ए नॉट बाई टी इक्वल्स टू एन के, ये टी हाफ लिखूंगी मैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। ठीक, तो फिर ये वाला ऐसा बन जाएगा, ए नॉट इक्वल्स टू 2 के टी हाफ। तो टी हाफ क्या बन जाएगा, ए नॉट बाय 2 के। आपको के तो पता होगा, वो तो आपका रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका ये वाला इक्वेशन आ जाएगा हाफ लाइफ के लिए। ठीक, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का, ये वाला आपका आ गया टी हाफ, ये वाला आपका आ गया इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने आपको बताया था टी हाफ इज इक्वल्स टू सी नॉट बाय 2n के, मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये सी नॉट या फिर ए नॉट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक, ये था हम लोग का हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ के बारे में तो हम लोगों ने पता लगा लिया। ठीक, तो ये वाला था हम लोग का कुछ मतलब डेरिवेशन। मैंने आपको बताया कि हाफ लाइफ किस तरह से लिखते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं। तो अभी हम लोग हाँ, और एक ग्राफ रह गया, सॉरी, रेट और टाइम का। जीरो ऑर्डर में रेट और टाइम का ग्राफ इस तरह से बनता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रहता है रेट का ग्राफ, मतलब रेट कांस्टेंट रहता है। ठीक, इस तरह से बनता है। अभी ये वाला हम लोग एक के बाद एक ये वाला क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस बी, किसमें चेंज हो रहा है, c प्लस डी, इफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ a इज, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ a, इसका मतलब क्या, मतलब हम लोग देखो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना, और क्वेश्चंस जैसे पढ़ रहे हो ना उस हिसाब से लिखते जाना, आपको इजी हो जाएगा। पहले तो आप रिएक्शन लिख दो। ठीक है, रिएक्शन लिख दो, ये वाला आपका रिएक्शन है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, कंजम्पशन मतलब आपका ए कितना ज्यादा, कितना कंज्यूम हो रहा है, उसका रेट। ठीक है, कंज्यूम मतलब कम हो रहा है, उसका रेट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है, राइट। इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये वाला कुछ इस तरह से लिख देंगे, कंजप्शन मतलब कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ए कितना कंज्यूम हो रहा है। तो ये जो डी ए बाई डी टी है, इसका वैल्यू दे दिया है 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये जो यूनिट्स है ना, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। हम लोग नॉर्मली ना इसको इग्नोर कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि यार सारा यूनिट सेम सेम ही रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बहुत दिक्कत होता है कि थोड़ा सा वो ना बहुत गलत कर देता है, और बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार। ठीक है, तो ये वाला हम लोग लिख देंगे कुछ इस तरह से, इंटू 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी। प्रोडक्शन मतलब कितना रेट, मतलब सी कितना प्रोड्यूस होगा। तो रेट को हम लोग प्रोडक्ट के टर्म पे किस तरह से लिखते हैं, डी सी बाय डी टी। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 डी ए बाय डी टी। ठीक है, तो डी सी बाई डी टी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू
ये माइनस को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब पॉजिटिव ही होगा, ठीक। आप ये मतलब नहीं कि आप माइनस में आंसर लिख के आ गए, नहीं, ये गलत है। माइनस में आंसर नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल लिखा है रेट ऑफ प्रोडक्शन, पॉजिटिव में होगा वो, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा 0.05 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये वाला आपका आ जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक। ये वाला आपका आ जाएगा आंसर। तो ये वाला था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है टाइम फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेंशन कर दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 50% कंप्लीशन मतलब मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ, ठीक है। 50% रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब टी हाफ आपको यहाँ पे दे दिया है 30 मिनट, टी हाफ आपको दे दिया है 30 मिनट, ठीक है। आपको पूछा है टाइम फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन इज। आपको टाइम फॉर 80% का पूछ लिया, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये पता लगाते हैं टी हाफ का कितना होता है भाई, C0/2K। अभी n को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। n यहाँ पे वैसे कुछ दिया नहीं है तो इसलिए n को इग्नोर कर देते हैं। टी हाफ हम लोग को दे दिया 30 मिनट, ठीक है। C0 ऑब्वियसली 100% होगा, 100 होगा, क्योंकि देखो मान लीजिए हम लोग, क्योंकि 50% कंप्लीशन बोला है, मतलब अगर 100, मान लीजिए कि अगर 100 होगा उसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो सी मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या हो जाएगा उसका हाफ, मतलब 50%। तो मान लीजिए C0 100 हो जाएगा, 2K इक्वल्स टू 50/K। तो K कितना हो जाएगा 5/K हो जाएगा, 5/3। अभी K आ गया, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, अभी हम लोग को पता है ये A0 - AT इक्वल्स टू KT होता है। ये वाला हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये वाला किया था कैसे होता है, ठीक है। तो A0 हम लोग का दे दिया है भाई 100, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया कि 100% होगा, परसेंटेज में बोला है ना, इसलिए हम लोगों ने 100%, ठीक है। AT मतलब 80% कंप्लीशन, मतलब AT मान लीजिए A से B हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका रिएक्शन। ये A से B जा रहा है, ये वाला आपका T0 में 100% है, ये वाला आपका 0 है। ये T टाइम में आपका ये वाला हो गया 80% कंप्लीशन, मतलब 100 - 80 कितना हो गया 20% हो गया। ये वाला आपका 80% हो गया, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 20 हो जाएगा। ये वाला K आपने पता लगा लिया 5/3 इंटू T, ठीक है। मैं ये वाला अभी मिटा देती हूँ इस तरह से। 100 - 80 इक्वल्स टू 5/3 इंटू T इक्वल्स टू 80 इंटू 3/5, ये कितना हो जाएगा 16। ये वाला आपका आ जाएगा 48 मिनट, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर 48 मिनट, ठीक। ये वाला था आपका, मैं अभी मिटा देती हूँ। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका क्वेश्चन बताऊंगी किस तरह से होता है, राइट। तो लिखा है फॉर ए रिएक्शन ऑफ द टाइप A+B प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। हम लोगों ने रिएक्शन लिख लिया, ठीक।
द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट कितना लिख लिया है भाई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हम लोग को पता है। रेट का कांस्टेंट मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट उसने लिख लिया, सॉरी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, ठीक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट उसने लिख लिया है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो उसने पूछा है ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, तो हम लोगों को पता है कि K इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। और क्योंकि ये जो दिया है K इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है, इसका मतलब ये होगा कि n जो होगा वो 0 होगा, इसीलिए इसका वैल्यू बिल्कुल वैसा का वैसा रहा, ठीक, इस तरह से होगा। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/n इक्वल्स टू 1, आप देख सकते हैं इसका पावर 1 है, ठीक है। तो n भाई कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 0, मतलब ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा आपका 0, ओवरऑल ऑर्डर इक्वल्स टू 0, ठीक है। कुछ इस तरह से हो गया आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था हम लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखा, उसके बारे में जाना भी। नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। तो आई होप यू गाइस आपको बहुत पसंद आया हो ये वीडियो। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।